नमस्कार। अर्थ मैटर्स के इस खास प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। कीटनाशक हमारे घरों तक पहुंच गया है, हमारे भोजन में आ गया है और जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। यह आज एक सोचनीय समस्या बन चुकी है। क्या कीटनाशकों का उपयोग ज़रूरी है? आज के इस अर्थ मैटर्स के एपिसोड में हम करीबी से देखेंगे कीटनाशक और उनके घातक प्रभाव। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए हमारे किसान हर साल हजारों टन कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन कीटनाशकों का इतना अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है कि अब ये हमारी जल प्रणालियों, आहार श्रृंखला, यहां तक कि मां के दूध में भी शामिल हो चुका है। लेकिन इस मां को यह पता नहीं है कि वो अपने दूध के जरिए इस बच्चे तक कीटनाशक पहुंचा रही है। कीटनाशकों से बच्चे का विकास धीमा पड़ सकता है। इससे तो उसके मस्तिष्क का विकास भी प्रभावित होता है। आहार हमारी सबसे पहली जरूरत है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। भारत में हर साल हजारों टन ताजे फल और सब्जियां भी देश भर से आती हैं। हम में से बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि जो आहार हम खाते हैं उसमें से ज्यादातर में कीटनाशकों का कुछ ना कुछ अंश जरूर होता है। ये कीटनाशक हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटनाशकों को बार बार छूने और उनके बीच सांस लेने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। उससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे फेफड़े, हृदय और किडनी के साथ मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। हार्मोन संबंधी असंतुलन पैदा हो जाते हैं और कई तरह के कैंसर भी पनपने लगते हैं। पेस्टिसाइड्स का तो जहाँ तक ताल्लुक है, काफ़ी कन्विंसिंग रिलेशनशिप है, रिश्ता है बीमारियों के साथ में, जिसमें चमड़े की बीमारियाँ, बच्चों के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर और ब्लड के कैंसर जितने भी हैं शामिल हैं। भारत में कीटनाशकों की शुरुआत 1940 के दशक में मलेरिया को खत्म करने के लिए हुई। इनका निशाना थे मच्छर। मलेरिया का फैलाव रोकने के लिए डीडीटी इस्तेमाल की गई। बस इसके बाद किसान इसे फसलों में भी इस्तेमाल करने लगे। पिछले कई दशकों में कीटनाशकों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। इन खतरनाक रसायनों के हद से ज्यादा उपयोग और दुरुपयोग के कारण ही ये हमारे आहार में रच बस गए हैं। हरित क्रांति होने से भारत का कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और इस तरह एक विश्व रिकॉर्ड बना। लेकिन इसी के साथ साथ कीटनाशकों के इस्तेमाल में भी भारी इजाफा हुआ। फिर सैकड़ों तरह के कीटनाशक बाजार में आने लगे। मेलाथियोन, एल्ड्रिन, एंडोसल्फान वगैरह। 2007 आते आते भारत में कीटनाशकों की खपत में 1980 के दशक के मुकाबले 100% इजाफा हो चुका था। आज भारत में हर साल 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं। सघन खेती, खासकर नकदी फसलों की वजह से हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ज्यादा फसल उगाने और अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए सारे भारत के किसानों ने कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इससे हमारी सेहत और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच सकता है।
अनुमानों से पता चला है कि भारत में 50% से भी अधिक कीटनाशक कपास की फसल में इस्तेमाल होते हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कीटनाशकों ने प्रकृति के नाजुक ताने बाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कीटनाशकों से न सिर्फ किसान प्रभावित हुए हैं, बल्कि जमीन भी दूषित हो गई है। इससे केंचुए, परागण करने वाले जीव जैसे मधुमक्खियां, तितलियां तथा हमारे अन्य सहायक जीव जो फसलों को खाने वाले कीटों को खत्म कर देते हैं, वे भी मर जाते हैं। डरावनी बात यह है कि कई कीटों ने तो इन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली है। अब इनकी नई प्रजातियां पैदा हो रही हैं। When you apply pesticides, जब आप कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो ज़्यादातर कीट तो मर जाते हैं, मगर कुछ कीट ऐसे होते हैं जो इन्हें झेल जाते हैं। ये क्योंकि बच जाते हैं, तो जब ये अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं तो उस पर इन कीटनाशकों का असर नहीं होता। the new population that will be re-emerging will be a resistant population. बहुत सी मीडिया रिपोर्टों और एनजीओ द्वारा फलों और सब्जियों का टेस्ट करने पर यह पाया गया कि हम आज जो चीजें खाते हैं उनमें से कम आधी चीजों में कीटनाशकों के अंश मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल से भी ज्यादा होती है। ये वो स्तर है जिससे ज्यादा कीटनाशक शरीर में जाने पर इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। There was a recent test हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर में फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के स्तर की जांच की गई और उनमें ऐसे निश्चित कीटनाशक मिले जिन्हें इनमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मिले। but they did find it. ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत प्रयोगशालाओं में इन रिपोर्टों के विपरीत पेस्टिसाइड रेजिड्यू यानी कीटनाशकों के अवशेषों पर फलों और सब्जियों के जो नमूने टेस्ट किए गए उनसे कुछ और ही पता चला। 2011 में भी इस तरह का न्यूज़ मीडिया में आया था कि बैन पेस्टिसाइड दिल्ली की फल और सब्जियों में एक प्रयोगशाला की जांच में पाए गए हैं। तो कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी इस बारे में कॉन्स्टिट्यूट किया। एमिकस क्यूरी ने डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी से फ्रूट्स और वेजिटेबल सैंपल कलेक्ट किए और वो कलेक्टेड सैंपल हमारे यहाँ इस प्रयोगशाला में आए, जो हमने यहाँ पे उसको होमोजेनाइज करके 4 प्रयोगशालाओं में भेजा और वहाँ पे उनकी जांच करी गई क्या उसमें वाकई वो बैन पेस्टिसाइड या हाई रेजिड्यू ऑफ पेस्टिसाइड है या नहीं है। तो हमने देखा किसी भी प्रयोगशाला में कोई भी बैन पेस्टिसाइड या अधिक लेवल का पेस्टिसाइड नहीं मिला। भारत में यूरोप और अमेरिका के मुकाबले कीटनाशकों की आधी मात्रा ही इस्तेमाल की जाती है। फिर भी विकासशील देशों में कीटनाशकों से प्रभावित होने वाले लोगों की 30% संख्या भारत में है। इसका कारण यह है कि कीटनाशकों को इस्तेमाल करने वाले हमारे किसानों को इनके प्रयोग का तरीका नहीं मालूम और वे कीटनाशकों में मौजूद घातक रसायनों से अनजान होते हैं। फफोका भी पड़ते हैं, खुजली हो जाती है, कोई दवा ऐसी आती है रिएक्शन कर जाती है, फसल को भी कर जाती है और अपने भी कर जाती है। हमने सेब के कुछ बागीचों पर भी नजर डाली। फलों के ये पेड़ कीटनाशकों से बुरी तरह लबरेज हैं। ज्यादातर किसान कीटनाशक निर्माताओं की हिदायतों को नहीं पढ़ते। उन्हें यह नहीं पता होता कि कीटनाशक की कितनी मात्रा इस्तेमाल की जानी है, इसकी मिकदार और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग तो इनकी बिल्कुल अनदेखी कर देते हैं, तो कुछ दूसरे छिड़काव के लिए अपने ही नियम तय करते हैं। बाकी लोग भी इन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं। गुरमीत सिंह का ही मामला लीजिए। कीटनाशकों के छिड़काव पर 7,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च करने के बावजूद ये कीटनाशक उनकी कपास की फसल को बचा नहीं सके। जब उन्होंने कई कीटनाशकों को मिलाकर इस्तेमाल किया तो उनकी त्वचा पर चकत्ते हो गए और साथ ही एलर्जी भी। ऊपर चढ़ाई खारिश होने शुरू हो लग गई। उस बाद मेरे बंदे सी 2-3 वो बंदा ने कोई। ऐसे मामले पूरे देश से ही सामने आ रहे हैं। बहुत से किसान कीटनाशकों से पैदा हुई गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं। इनमें जिगर और फेफड़ों के रोग सबसे आम हैं। जो सरकारी एजेंसियां कीटनाशकों के इस्तेमाल को नियंत्रित करती हैं, उनका भी यह मानना है कि हमारे किसान कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं।
जब भी कोई पेस्टिसाइड रजिस्टर होता है तो हम लोग ये भी निर्धारित करते हैं किस डोज में इसको यूज़ करना है, कौन सी समय यूज़ करना है, कौन सी क्रॉप पे यूज़ करना है, किस पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करना है। तो ये सारी जानकारी दी रहती है। परंतु कई बार क्या होता है कि किसान समझता नहीं उस चीज़ को, तो इनजुडिशियस यूज़ करता है। वो उसको जो भी समझ में आता है, जैसे भी समझ में आता है वो इस्तेमाल करते हैं। ये अज्ञानता की वजह से होता है सर। पर्यावरणवादी इसके लिए सरकारी तंत्र को दोषी ठहराते हैं। We will have to make sure that the laws are हमें सुनिश्चित करना होगा कि नियम लागू किए जाएं। हमें यकीनी बनाना होगा कि निगरानी व्यवस्था सुधरे। अगर कानूनों का उल्लंघन होता है तो ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल बने। तो अगर हम ये बात पक्की करना चाहते हैं कि देश में निषिद्ध कीटनाशकों का प्रयोग ना हो और उन्हें गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। done in the country. हम लोगों को कोई शिक्षा मिला नहीं है सरकार के तरफ से या कीटनाशक दवाओं के तरफ से, तो हम लोग मजबूर हैं। अगर सरकार के तरफ से कुछ मदद मिलता तो हो सकता था कि इसका कुछ निवारण होता। कीटनाशक का इस्तेमाल जायज़ भी है और नाजायज़ भी। इसका अंधाधुंध इस्तेमाल नाजायज़ है और इस अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण कीटनाशक आज हमारे भोजन द्वारा हमारे घरों तक पहुंच गए हैं और हमारी सेहत को, हमारे परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हर रोज़ कई हजार किसान भाई इसका शिकार बन जाते हैं। हम हर रोज जो आहार लेते हैं उसके जरिए कीटनाशकों की कुछ न कुछ मात्रा तो हमारे भीतर पहुंच ही जाती है, लेकिन ये कीटनाशक हम सबको यानी आम जनता को किस तरह प्रभावित करते हैं? कीटनाशकों के अंश हमारे खेतों से हमारे अनाज, सब्जियों और फलों के जरिए हमारी खाने की मेजों तक पहुंच जाते हैं। खेतों से निकलकर बहने वाला पानी हमारी नदियों में पहुंचता है, फिर ये हमारे भूमिगत जल भंडारों और आखिरकार हमारे नलों में पहुंच जाता है। कीटनाशक उस घास या चारे के जरिए गाय के शरीर में दाखिल हो जाते हैं, वहां से ये उसके दूध और फिर हमारे शरीर और मांओं के जरिए उनके बच्चों तक में पहुंच जाते हैं। कीटनाशकों का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को होता है। दिल्ली में मां के दूध में मौजूद कीटनाशकों की मात्रा जानने के लिए एक अध्ययन किया गया तो पता चला कि उसके हर लीटर में डीडीटी की 1.27 मिलीग्राम मात्रा मौजूद थी। यह एक ऐसा कीटनाशक है जिसके खेतों में इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस अध्ययन के मुताबिक अगर किसी बच्चे का वजन 3 किलो हो और वो एक दिन में मां का आधा किलो दूध पीता हो, तो उसके शरीर में डीडीटी के अनुमित स्तर से 42 गुना अधिक डीडीटी की मात्रा पहुंच चुकी होगी। इससे सीधे तौर पर बच्चे के मस्तिष्क का विकास और उसकी बढ़वार प्रभावित होती है। केरल के कासरगोड जिले में बच्चों में अजीब किस्म की शारीरिक और मानसिक गड़बड़ियां देखने में आई हैं। इसके अलावा त्वचा संबंधी मुश्किलों के कारण भी स्थानीय पर्यावरणवादियों और डॉक्टरों में चिंता है। अध्ययन से पता चला है कि एंडोसल्फान नामक कीटनाशक को काजू के बागान में छिड़का जाता है और वही इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। Endosulfan case is a classic case of pesticide poisoning. एंडोसल्फान भारत में कीटनाशकों की विषाक्तता से जुड़ा एक जाना माना मामला है। एंडोसल्फान नाम के इस विषैले कीटनाशक को काजू की फसल पर छिड़का जाता था, जिससे ये कीटनाशक पर्यावरण के साथ साथ उस समुदाय की आहार श्रृंखला में भी दाखिल हो जाता था, जिसके बहुत विनाशकारी नतीजे निकलते थे। कासरगोड में जो अध्ययन किए गए हैं उनसे एंडोसल्फान के ही दोषी होने की पुष्टि होती है। On Kasargod, now beyond any doubt proves that endosulfan is the culprit. हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कीटनाशक जहरीली चीजें हैं और इन्हें ध्यान से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसानों को कभी भी नदी, तालाबों के किनारे कीटनाशकों को नहीं मिलाना चाहिए और इन्हें खुले हाथों से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। त्वचा के संपर्क में आने से ये कीटनाशक
हमारे खून में शामिल होकर सारे शरीर को जहरीला बना सकते हैं। इसकी सबसे पहली निशानियों के रूप में एलर्जी और चकत्ते नजर आते हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि उन कामगारों को भी काफी खतरा रहता है जो कीटनाशकों के उत्पादन से जुड़े हैं। कुछ फैक्ट्रियां तो यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके कामगार बाकायदा मास्क वगैरह पहने। ये कंपनियां उन्हें यह भी बताती हैं कि अगर कीटनाशक सीधे उनकी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्रियों में हमने ऐसे सुरक्षा उपायों में लापरवाही भी देखी है जहां कामगारों को विषैली चीजों को अपने नंगे हाथों से उठाना रखना पड़ता है। खतरे की घंटी हर कहीं बज चुकी है। अब संभलने की बारी हमारी है। हम जिस तरीके से अपने आहार की चीजें उगाते हैं, हम क्या कुछ अपने खाने के लिए चुनते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान से सोचना होगा। पौधों, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक सीधे ही मिट्टी में पहुंच जाते हैं। यहां वे पानी और हवा के संपर्क में आकर नए और खतरनाक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसे पौधों में मौजूद वसा वाले तत्व सोख लेते हैं, फिर ये फलों और सब्जियों में पहुंच जाते हैं और जो आहार हम लेते हैं उसके जरिए ये हम पर सीधा असर डालते हैं। इस्तेमाल से पहले सभी सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोया जाना चाहिए और कटी हुई सब्जियों को कम से कम 30 मिनट तक नमकीन पानी में रखा जाए और इन्हें पकाने से पहले एक बार फिर धोया जाए। इस तरह सब्जियों में से कुछ नुकसानदायक कीटनाशक बाहर निकल जाते हैं, मगर बदकिस्मती यह है कि सारे कीटनाशक अब भी नहीं निकल पाते। कीटनाशकों को बड़े ध्यान से संभालना चाहिए और इनका इस्तेमाल अक्लमंदी से करना चाहिए, और वो भी जरूरत के वक्त ही। किसानों को कीटनाशकों का छिड़काव करते समय मास्क या दूसरी सुरक्षात्मक चीजें पहननी चाहिए। किसी भी हालत में उन कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन पर रोक लगा दी गई हो। आज ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना जैसे कई कीटनाशक उपलब्ध हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनसे न सिर्फ किसान की सेहत सलामत रहती है, बल्कि इससे मिट्टी का उपजाऊपन और संतुलन भी कायम रहता है। इनसे खेती के लिए मददगार कीट नहीं मरते जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। समेकित कीट प्रबंधन कीड़े मकोड़ों को काबू में रखने का एक और वैकल्पिक तरीका है। इस विधि में कीट नियंत्रण के प्रभावी तरीकों के साथ कई पर्यावरण अनुकूल विधियों को शामिल किया जा रहा है और इसमें सांस्कृतिक, जैविक और मशीनी मदद ली जा रही है तथा कीटनाशकों पर निर्भरता कम से कम रखी जा रही है। इससे उपज बढ़ रही है और मिट्टी की हालत भी सुधर रही है। इसके कारण कामयाबी की जो दास्तानें सामने आ रही हैं, उनसे सैकड़ों किसानों को लाभ मिलने की खबरें हैं। पहले 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, अब 20 से 22 हेक्टेयर उत्पादन तो पहुंच चुका है। मुझे संभावना है कि आने वाले समय में इस रोग से और अधिक काबू पाएंगे और उत्पादन मेरा बढ़ेगा। पेस्टिसाइड के रिडक्शन पे ज़्यादा काम होने लगा आईपीएम के माध्यम से, और बायो पेस्टिसाइड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया। और इसके फलस्वरूप अगर आप 91-92 में देखें तो 123 मैट्रिक टन बायो पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन कंजम्पशन था कंट्री में, जबकि आज इस समय 6000 मैट्रिक टन के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि बायो पेस्टिसाइड का काफ़ी कंजम्पशन बढ़ा है। एट द सेम टाइम उसी पीरियड में अगर आप देखेंगे करीब 75,000 मैट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड कंट्री में यूज़ होते थे, जबकि आज की डेट में 59,000 मैट्रिक टन है। खेतों में इस तरह के तौर तरीकों के इस्तेमाल से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि हम अपनी आहार श्रृंखला और पानी के स्रोतों को जहरीला नहीं बना रहे। एक स्वस्थ, सुरक्षित और रोग मुक्त भविष्य के लिए यही एकमात्र समाधान है।
तो एक बार बात फिर आती है कि हम अपने घर में किस प्रकार से कीटनाशकों से बच सकते हैं। हम सबके घर में सब्जियां आती हैं। एक बर्तन में नमकीन पानी लीजिए और सब्जियां जो हों इस्तेमाल करने के पहले उनमें आधे घंटे के लिए डुबो दें। इससे कुछ रसायन और कुछ कीटनाशक बाहर आ जाएंगे। उसके बाद सब्जियां धो लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा तरीका है, पर सबसे बड़ा तरीका ये है कि किसान जो सब्जियां उगाते हैं और हमारी फसलें उगाते हैं वो एक नियंत्रण लाएं पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल देश कौन सा है? इसका सही जवाब है आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 82% शुद्ध हाइड्रोजन और जियोथर्मल ऊर्जा से उत्पन्न करता है और सिर्फ 18% ऊर्जा कोयले से उत्पन्न होती है। और आज के विजेता हैं बबली नई दिल्ली, जिज्ञासा खन्ना छत्तीसगढ़, जगन्नाथ हिमाचल प्रदेश, गौतम खेतान महाराष्ट्र, शंभू शर्मा राजस्थान। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट और 10 विजेताओं को फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं प्रादीप्ता प्रधान पश्चिम बंगाल, विक्रम सिंह मध्य प्रदेश, जहाउर अहमद दार जम्मू एंड कश्मीर, गोपाल प्रसाद गुप्ता नई दिल्ली, विनोद कुमार राजस्थान, आकाश मौर्य महाराष्ट्र, सत्यव्रता महापात्रो सिक्किम, अहमद खान तेलंगाना, रमाकांत मोहंता ओडिशा, प्रमोद कुमार हरियाणा। और इस हफ्ते का सवाल है, कौन सा रेंगने वाला जंतु किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है? सवाल एक बार फिर से सुनिए। विच रेप्टाइल इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर? अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048 और हमारा ईमेल ID है dd.earthmatters@gmail.com। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें बेताबी से आपके ख़तों का इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को लेकर, एक नई दिशा में। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।